कि जो z एक्सिस के अलोंग थे ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग थे उनकी एनर्जी डाउन चली गई, क्योंकि अब वहां पर कोई ऑर्बिटल ही नहीं रहा, कोई लिगेंड ही नहीं रहा। अब z एक्सिस से कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, तो किसी तरह का भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वहां पर उनकी एनर्जी जो चली जाएगी वो डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पर ये देखना है हमें, जैसे हमारे डी के जो है इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, दैट इज dx² माइनस y² dz²। तो ये दोनों ऐसे ऑर्बिटल थे जो कि एक्सिस पे थे। अब इनमें से जो dz² है ये ऑर्बिटल क्या है, z एक्सिस के अलोंग था। अब z से तो कोई लिगेंड ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो dz² है उसकी एनर्जी डाउन चली गई थी, ठीक है। और dx माइनस y², यस मैम आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? स्क्रीन शेयर कर रखी है? मैं पूछ रहा हूँ मैम, मैम विजिबल नहीं है। यस मैम विजिबल नहीं है आपकी स्क्रीन। अच्छा विजिबल नहीं है, ओके ओके, एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड के लिए आई एम शेयरिंग। Now screen is visible? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे थे, उसमें हमने कहा कि जो z एक्सिस के अलोंग ग्रुप होंगे वहां से लिगेंड चला गया है, तो जो भी z एक्सिस का ऑर्बिटल होगा, जिस भी ग्रुप में z का जिक्र होगा, उनकी एनर्जी डाउन चली जाएगी, क्योंकि अब z एक्सिस से कोई लिगेंड नहीं आ रहा है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी dx² माइनस y² की, क्योंकि वो है अलोंग द एक्सिस और वहीं से लिगेंड आ रहा है। देन मेरे पास होगी dxy की, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल है xy प्लेन के अंदर, ठीक है। इट इज टेकिंग टाइम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ओपनिंग, दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो यस, हाँ जी, अभी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है आपको? यस मैम।
हाँ, तो ये मेरा जो है स्फीयर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है y एक्सिस, हाँ ये है y एक्सिस, नहीं लिखा जा रहा है क्या, हाँ ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो ये जो ब्लू कलर की बॉल दिख रही है ये है लिगैंड, ये है लिगैंड। अब देखो, अब ये जो एक्सिस है ये है डी, ये जो बनाया हुआ है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो बनाया गया है। अब ये ऑर्बिटल यहीं से लिगैंड आ रहा है, तो इसके बीच में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, यानी कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बाकी बचा ये जो है dx y की लॉग होगी। तो देखो यहाँ पर लिगैंड है, यहाँ पर ऑर्बिटल है, तो इसमें एनर्जी कम होगी इससे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी ऑर्बिटल्स के अंदर। ये रहा, हाँ। तो ऊपर जो है साथ साथ में डी ऑर्बिटल्स भी दिखाए हुए हैं कि कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का होगा। अब पहले क्या है, सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, उसके बाद लिगेंड आया। तो हम उसको कुछ ऑक्टाहेड्रल की तरफ से समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल में से जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया जाए तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि देखो ऑक्टाहेड्रल में तो क्या था कि 2 ग्रुप ऊपर आ गए, 3 ग्रुप नीचे आ गए, ऐसे मेरी स्प्लिटिंग हो गई। देन स्क्वायर प्लानर में क्या होगा कि जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी लॉब्स सीधा सीधा एक्सिस पे हैं जहां से मेरा लिगेंड आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। देन dxy, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूल है dxy प्लेन के अंदर। देन dz स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर, z में तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, अब लिगेंड आ ही नहीं रहा है z साइड से, तो इसलिए उसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। देन मेरे पास आ जाएंगे dy z एंड dx z। तो इस तरह से अब जो है स्क्वायर प्लानर के अंदर स्प्लिटिंग होगी। अब मान लो कि मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो कैसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। अब जो गैप है, देखो ये है बैरी सेंटर, जो गैप दिखाया हुआ है ये पूरा डेल्टा, ये वाला जो गैप है ये 0.23 है, प्लस का 0.3, ये वाला जो गैप है ये 1.23, और ये वाला जो गैप है माइनस 0.43, और ये वाला जो गैप है माइनस 0.51। ये डेल्टा नॉट की टर्म में है, ठीक है। तो अब CFSE अगर निकालना है, अलग से मैं लिख देती हूँ, इसमें थोड़ा सा हो गया गड़बड़। देखो ये मेरा कंपाउंड है कोई, इसमें जो पीटी है वो +2 स्टेट में है, यानी कि 5d8 ये मेरा सिस्टम होगा। और ये क्योंकि 5d सीरीज से है, तो ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा जो आपके सिलेबस में है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, d8 है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो ऐसे बनाएंगे, पांचों d ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि डीजेनरेट थे। फिर उनके एक्साइटेड स्टेट स्प्लिट हुए, दोनों 2 ऑर्बिटल ऊपर आए, 3 ऑर्बिटल नीचे आए। देन यहाँ पर जो था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, यहाँ पर था dxy dyz एंड dzx। अब यहाँ पर ये स्प्लिट हुए कुछ इस तरह से, क्योंकि z से हमारा कुछ है ही नहीं। अब ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है dz स्क्वायर, dz की कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि dxy भी इससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि z में तो कोई लिगेंड आ ही नहीं रहा है। अब नीचे सबसे आ जाएंगे dxz और dyz। ये मेरा ऑर्बिटल है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग है। ये जो गैप है ये मान लो ये है बैरी सेंटर इन दोनों के बीच में, तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो गैप है वो है +1.23, dxy का जो गैप है 0.23 प्लस के, और dz स्क्वायर का जो गैप है -0.41,
और ये जो है -43 और ये है -0.51। तो ये गैप है। अब मान लो D8 है तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, तो मैं कुछ इस तरह से फिल करूंगी इनको। और अब मुझे अगर CFSE निकालनी है इसकी तो कैसे निकालेंगे? देखो DXY में जो गैप है वो 0.3 है, प्लस DZ² का जो गैप है वो 0.43 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। DXYZ इनका जो गैप है वो 0.51 है। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये है स्क्वायर प्लैनर का सारा सिनेरियो कि वहां पर होता क्या है। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि Z से जो है हमारे ग्रुप चले गए हैं, तो Z से जब ग्रुप चले जाएंगे तो Z ऑर्बिटल जो है अब Z ऑर्बिटल DZ² ऑर्बिटल ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो CFT का ये समझ आया सारे तीनों चीजें? मैम एक बार CFSE एक बार फिर से मैम बताना। एक बार स्लाइड पीछे करना। ओके। देखो अब मैं सिर्फ ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक ऑर्बिटल है dx² - y², देन मेरे पास है dxy, देन मेरे पास है dz² एंड द लास्ट वन which is having the lowest energy dxz and dyz। इस तरह से मेरी स्प्लिटिंग है। और ये है बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर से ऊपर जितनी भी एनर्जी होती है सारी प्लस में ली जाती है और नीचे जितनी भी एनर्जी होती है माइनस में ली जाती है। तो जो गैप है, जो हम अगर dx² - y² में कोई ऑर्बिटल है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे +1.23 से। अगर dxy का गैप है, ये है dx² - y² का गैप डेल्टा SQ। ये जो गैप है ये है +0.23, ये जो गैप है ये है 0.43 और ये जो गैप है माइनस के, और ये जो गैप है ये है माइनस के 0.51। इस तरह से जो है डेल्टा स्क्वायर प्लैनर डेल्टा स्क्वायर ये गैप है। अब तुमने जैसे CFSE T2G और EG में निकालते थे ना कि T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है और उसका जितना एनर्जी गैप है वो लिख दिया। अब इसमें भी जैसे मान लो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपके सिलेबस में है, PT सिस्प्लेटिन या ट्रांसप्लेटिन PT +2, तो PT +2 में थे D8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब DXY के, अब देखो सारे ऑर्बिटल्स के हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे। DXY में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसका गैप कितना है? 0.23 प्लस के। प्लस में फिर नीचे DZ² में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसका गैप कितना है? माइनस के 0.43। देन नीचे जो सबसे नीचे ऑर्बिटल्स हैं उसमें है कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका गैप कितना है? माइनस के 0.51। ये जो है हमारी CFSE हो जाएगी। चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे इसमें वीक फील्ड लिगेंड हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा। अभी आया समझ में? यस मैम। ओके जी। अब नेक्स्ट जो है आपका लास्ट और बड़ा छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको आप खुद भी कर सकते हो, सेमीकंडक्टर्स। एक ही स्लाइड है। बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड। फिजिक्स में जो जो किया हुआ है वो आप पहले मुझे बताओ ताकि मुझे कहाँ से शुरू करना है एक आइडिया मुझे हो जाए। बैंड स्पेक्ट्रा कितना किया हुआ है आपने? कंडक्टर्स क्या होते हैं? जितनी सी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है।
वेरी गुड, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे आर कंडक्टर्स। तो जो है किस पे डिपेंड करता है ये? वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स क्या की होता मूवमेंट। है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये पता है आपको? यस मैम। वेरी गुड। तो इसमें बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड एंड रोल ऑफ डॉपिंग, ये आपका है 3 नंबर का हार्डली क्वेश्चन आता है इसमें से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि एक तो आपको आता है, ऊपर से 3 से ज्यादा नंबर का आज तक आया नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड, एक मिनट, तो इसमें आप पढ़ते हो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तो वो सारा खेल जो डिपेंड करता है, एज यू ऑल नो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो दो बैंड्स होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। तो जैसे इसको सोचेंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे आपने एक होमो पढ़ा था, एक ल्यूमो पढ़ा था, तो मैं बनाऊंगी तो आपको पहचानना है कि कौन सा होमो है और कौन सा ल्यूमो है। हाँ जी, अब मुझे ये जो लाइंस मैंने बनाई हुई है, ये एनर्जी को शो कर रही हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, होमो कौन सा होगा? होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कौन सा होगा होमो? देखो एक बार बताओ। सोचो, बताओ, देखो पढ़ा हुआ है ये टॉपिक तो। मैम 4 3 2 1 हो गए होमो। मैम 4 3 2 1 तो होमो हो गए। हाँ जी, which energy level would be HOMO, highest occupied molecular orbital? नहीं, HOMO तो एक ही होगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट तो एक ही होता है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं 1 to 8 में हाईएस्ट बोलूं तो आपका आंसर क्या आएगा? सरताज, यस मैम। हाँ बताओ, इसमें 1 to 8 में हाईएस्ट कौन सा होगा? नॉर्मल लेवल की बात नहीं कर रही मैं, काउंटिंग्स में ही कर रही हूँ। G8 होगा। 8 होगा, तो ऐसे कोई हाईएस्ट मतलब एक कोई ऑर्बिटल होगा ना जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यस मैम। तो बताओ कौन सा होगा? G8 होगा 8। नहीं नहीं नहीं, होमो कौन सा होगा? जी होमो नहीं पता जी। 1 मैम। अच्छा, जल्दी भूल जाते हो। 1 नहीं होगा बच्चे, 4 में 1 नहीं होगा।
जयंत Yes, ma'am. तुम बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में से? अंश, हरजशन, हरजशन अभी आया क्या? हरजशन, हाँ अंश बताओ कौन सा? चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारी ना क्लियर नहीं आ रही आवाज। हरजशन, हाँ वेरी गुड। हरजशन, गुड गुड, वेरी गुड अंश। जशनप्रीत, यस मैम। हाँ ल्यूमो कौन सा होगा? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। दिवेश, वेरी गुड दिवेश, राइट आंसर, वेरी गुड। दिवेश ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया है दोनों ही, वेरी गुड। तो यहाँ पे 4 जो है वो होमो होगा और 5th वन विल बी ल्यूमो। यहाँ पर ये होमो होगा और ये ल्यूमो होगा। अगर हम अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से देखें तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड यानी कि जो भरा हुआ है ऑर्बिटल, हमने कैसे पता लगाना है? देखो जो सारे भरे हुए हैं ऑर्बिटल उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा है, वो हमने देखना है। वो होता है हमारा होमो। और खाली जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें सबसे नीचे कौन है, वो होता है हमारा ल्यूमो। क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होती है वो यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन होमो से उठ के, ये मान लो होमो है ये ल्यूमो है, तो होमो से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ल्यूमो के अंदर और वहीं से रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है। तो अगर हम बैंड की बात करें तो 2 तरह के जैसे मेरे पास बैंड थे, एक कंडक्शन बैंड, ये मान लो है कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है ये डिसाइड करेगा कि मेरे पास वो कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। तो ये जो गैप है ये डिसाइड करेगा कि वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे फुल्ली, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर बीच बीच के होते हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरह से डिसाइड होगा कि अगर वहां पर कोई भी गैप नहीं है, मतलब इस तरह से मान लो यहाँ तक वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। जैसे लिथियम का मैं केस लूं तो लिथियम की जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 3, 2s 1s2 2s1, ये जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस बैंड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो यहाँ पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो अगर कोई भी गैप नहीं है, ये ओवरलैप है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरह से, तो यहाँ पर कंडक्टर होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ठीक है, मान लो ये था पूरा मेरा कंडक्टर, अगर यहाँ पर स्मॉल गैप है, ये जो है गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, अगर वहां पर छोटा सा गैप आ जाता है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन गैप आ गया है, तो अब जो है यहाँ पर इसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे हम लोग,
पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, वो सारा आपने फिजिक्स में ना बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं तो नहीं कराने वाली इसको बार बार। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि कराओ तो मैं करा दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तुम लोग कर लोगे इसको। तो ये गैप मान लो इतना हो जाता है, ये गैप बहुत बढ़ जाता है, गैप बिटवीन सीबी एंड वीबी, तो ये गैप बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब वहां चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे से उठ के ऊपर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो वहां पर मोबिलिटी नहीं होगी आयंस की, और मोबिलिटी नहीं होगी तो वहां कंडक्टेंस भी नहीं होगी, तो कंडक्शन भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए यहाँ पर गैप, ये सारा जो डिपेंड करता है, बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड्स आप पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना गैप है। अगर कोई गैप नहीं है तो कंडक्टर्स, अगर स्मॉल गैप है तो सेमीकंडक्टर्स, और अगर बहुत सारा गैप है तो इंसुलेटर्स। तो ये हमारा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर आपने किया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं और एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है इंट्रिंसिक होते हैं और एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक कौन से होंगे, वो कौन बताएगा? दीक्षा तुम बताओ। मैम जो प्योर होते हैं। जो प्योर होते हैं, प्योर में वेरी गुड, प्योर जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है। देखो एक्स्ट्रा कुछ ऐड हम करेंगे तो उसको बोलेंगे डॉपिंग, जो कि हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो अगर हमने कुछ ऐड बाहर से नहीं किया है तो वो प्योर कंडक्टर है, इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा। फिर उसके बाद आ जाता है पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हम क्या करेंगे, किसी ऐसे एलिमेंट की ऐड करेंगे जिसमें कि उसकी वैलेंसी कम हो। जैसे मान लो कि सिलिकॉन का मैंने कोई लिया कंडक्टर, ठीक है, ज्यादातर जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स हम लेते हैं, उसमें मैं डॉपिंग करती हूँ, ठीक है। अगर मैं 13th ग्रुप की डॉपिंग करती हूँ तो उसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एक हॉल क्रिएट करेगा। और अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, जैसे मैं अगर सिलिकॉन वाले कंडक्टर में फास्फोरस को ऐड कर दूं, जिसकी की वैलेंसी क्या होगी 5, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जो कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये कर लोगे ना आप लोग? इसको मुझे नहीं लगता ज्यादा डीप में कराने की जरूरत है। बताओ, कर लोगे ये वाला टॉपिक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर? हाँ, तो ये तो मेरे हिसाब से आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो अभी मुझे, क्योंकि यूनिट पूरी हो गई है, तो एक असाइनमेंट इस यूनिट का, टोटल आपको 4 असाइनमेंट देने हैं इस सेमेस्टर में। एक असाइनमेंट मैं ले चुकी हूँ, ये दूसरा असाइनमेंट होगा। दूसरा असाइनमेंट आज नहीं तो कल मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, आज भी हो सकता है, देखते हैं टाइम कितना है। आज तो शायद रात तक मैं सबमिट कर दूंगी आपको, ठीक है। ये असाइनमेंट आप सैटरडे तक मुझे देंगे। 2 असाइनमेंट दूंगी मैं, 2 असाइनमेंट दूंगी मैं। एक होगा छोटा सा असाइनमेंट, एक होगा थोड़ा सा बड़ा असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट कंपलसरी होते हैं बीटेक में, तो वो आपको सबमिट करना है। दोनों असाइनमेंट सबमिट करने हैं टिल सैटरडे तक सबमिट करने हैं आपको।